हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 254। और यह सेट हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल सीजीएल बीएसओ एएसओ एग्जाम के लिए कर रहे हैं। और यह सेट प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा तैयार किया गया, यानी नवीन सर के द्वारा यह तैयार किया गया है। तो इसी से हम लोग आज जीके जीएस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग इट माई वे, ये जो आत्मकथा है यह सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। पहला का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कुछ और खिलाड़ी का नाम दिया गया तो उनके आत्मकथा को भी देख लेते हैं। सौरभ गांगुली के द्वारा अ सेंचुरी इज नाइट इनफ, अ सेंचुरी इज नाइट इनफ सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह पुस्तक युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया या फिर इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना किया गया था। तो यह जो पुस्तक है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। उस समय ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों को अत्यधिक दिखाया गया था, किस तरह भारत के संपत्तियों को, अर्थव्यवस्था को लूटा जा रहा था, उस चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि बिहार की नदियों और उनके उद्गम मुहाने के संबंध में कौन सा कथन गलत है। चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। पुनपुन नदी गंगा में फतुआ पटना के पास मिल जाती है, तो बिल्कुल सही है। कोसी नदी गंगा में कुर्सेला जो कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। कोसी गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी गंगा में मुंगेर के पास मिलती है, बिल्कुल गलत है। कर्मनाशा नदी जो बक्सर के पास बहती है, बक्सर के पास यह गंगा नदी में आके मिल जाती है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। गंडक नदी गंगा में पहलेजा घाट जो सोनपुर के पास है, पहलेजा घाट, वहीं पर गंडक नदी और गंगा का संगम है, मिलान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कर्मनाशा नदी है यह विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर और चौसा जो बिहार के पास है, सॉरी बक्सर के पास है, वहीं चौसा के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 के जनगणना के हिसाब से जैन धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या सबसे कम है। अगर बात करें कुल जनसंख्या का 0.4%, 0.4% सिर्फ जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं। बिहार के भूगर्भिक संरचना और चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। और कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बिहार में प्री कैम्बियन युग की धारवाड़ चट्टानें दक्षिण पूर्वी बिहार जैसे कि मुंगेर, जमुई और नवादा में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। बिहार में प्री कैम्बियन युग के जो धारवाड़ चट्टानें हैं वो दक्षिण पूर्वी बिहार, मुंगेर, जमुई और नवादा में पाया जाता है। विंध्य समूह की चट्टानों का विस्तार उत्तर पश्चिम बिहार या फिर पश्चिमी चंपारण में है, तो बिल्कुल गलत है। विंध्य समूह की चट्टान है उसका विस्तार दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम में है। और अगर जिला की बात करें तो कैमूर, रोहतास इन सभी जिलों में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। क्वाटनरी चट्टानें गंगा के मैदानी भाग में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाई जाती है, तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 सही है, बाकी ऑप्शन नंबर 2 गलत था। एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा है, इस संदर्भ में नागरिकों को किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया मौलिक कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होता है। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में डी, अनुच्छेद 51 के ए में डी जो मौलिक कर्तव्य दिया गया उसका पालन करना वहां के नागरिकों के लिए आवश्यक हो जाता है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क में किया गया, भाग 4 के क में इसका किया गया, और साथ ही अनुच्छेद 51 के ए या फिर 51 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। वेटिंग फॉर अ वीजा जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का शीर्षक है। 7 का ऑप्शन नंबर 1
सही हो जाएगा। वेटिंग फॉर अ वीजा जो पुस्तक है या आत्मकथा है, इसका पहला प्रकाशन 1990 ईस्वी में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महिलाओं के लिए सम्मान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1873 में एनेट एक्रोइड द्वारा कलकत्ता में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था खोली गई थी? तो इसके द्वारा हिंदू महिला विद्यालय संस्था को खोला गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर बात करें कि SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में DK कर्वे के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संसदीय प्रणाली में आमतौर पर सरकार का मुखिया किसे कहा जाता है? तो संसदीय प्रणाली में आमतौर पर जो मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है। 9 का 3 नंबर है, प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली का मुखिया होता है। ये सेंट्रल लेवल की बात होगा। अगर यही स्टेट में पूछता कि स्टेट में किसी राज्य का मुखिया कौन होता है, तो वह मुख्यमंत्री होता है। लेकिन संसदीय प्रणाली में पूछ रहा है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। राष्ट्रपति पद का जिक्र अनुच्छेद 52 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री के नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। सभी अनुच्छेदों को देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री का 75, राज्यपाल का 155, मुख्यमंत्री का 164। यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित एक चीज और जान लीजिए कि आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 74 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 74 में के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधानमंत्री होता है या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार था? एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान, जो है एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। और एका आंदोलन जो है 1921-22 के दौरान हुआ था। एक और आंदोलन का जिक्र होता है, हम लोग उसको देख लेते हैं, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। नाई धोबी बंद आंदोलन जो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में 1919 ईस्वी में चलाया गया था। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। एक विद्युत जनित्र या फिर जनरेटर का है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसमें से दोनों कथन सही है। आइए 22 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ जगत दिया गया और उसके अभिलाक्षणिक गुण दिया गया है। तो मोनेरा का गुण हो जाएगा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा का गुण हो जाएगा यूकैरियोटिक एक कोशिकीय या फिर सरल बहुकोशिकीय। कवक का गुण है कि वह यूकैरियोटिक परपोषी कोशिका भित्ति जो है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और प्लांटिक तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि यूकैरियोटिक स्वपोषी, इसकी कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज का बना होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण एक सामान्य तरीका है? खाद्य संरक्षण का एक सामान्य तरीका है। तो आप लोग घर में देखे हो कि जब अचार बनाया जाता है तो उसमें नमक डाला जाता है, मुरब्बे में चीनी मिलाया जाता है या फिर निर्जलीकरण किया जाता है। तो ये जो सभी है, तीनों प्रक्रिया, ये सभी खाद्य संरक्षण का एक सामान्य तरीका है। तो 23 का 4 नंबर सही है। और ये सभी तरीका हम सभी के घरों में आमतौर पर यूज किया जाता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पुनः स्थानांतरण से किस प्रकार का रासायनिक बंधन बनता है? यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पुनः स्थानांतरण से आयनिक बॉन्ड बनता है। 24 का 2 नंबर सही है। और ये जो आयनिक बॉन्ड है यह एक धातु और अधातु के बीच में पाया जाता है, धातु और अधातु के बीच में होता है। 25 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि
एथेनोइक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और यह जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 गलत है। चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है यह। इसमें कहा गया है कि कुछ प्रश्न एक लाइन नीचे दिया है कि हम पढ़ देते हैं कि भारत सरकार द्वारा किस राज्य के लेप्जा समुदाय के संगीत वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो लेप्जा जनजाति सिक्किम में पाया जाता है, तो वहीं का यह भौगोलिक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग दिया गया है। 31 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। 1857 का जो विद्रोह यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। बिहार में विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता वीर कुंवर सिंह थे, जिनका संबंध जगदीशपुर आरा से है। पटना में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। 2 नंबर भी सही है। और दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो यह भी सही है कि दानापुर के सैनिकों ने भी 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। विद्रोह के दौरान मुंगेर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा कि सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाला जिला वो मुंगेर नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। यहाँ पर अगर देख ले कि पटना में इसका नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुआ था। पटना में 3 जुलाई 1857 को हुआ था। यहाँ से बीपीएससी के द्वारा एक प्रश्न और पूछा गया था, या फिर बिहार के दरोगा में भी पूछा गया है कि बिहार में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था। देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन पहले यह बिहार राज्य में ही था। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1887 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और यह इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो मद्रास में किया गया था। मद्रास में इसका सम्मेलन हुआ था। और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बनाए गए थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था, और जिसका प्रथम अधिवेशन मद्रास में हुआ, मुंबई में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। किस खेल में प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। तो गोल्डन बॉल अवार्ड फुटबॉल में दिया जाता है। 34 का 3 नंबर हो जाएगा। कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 35 का 4 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है, तो 1969 से इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, या फिर शुरुआत किया गया है। चलिए देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। तो बिल्कुल सही बात है, उद्देश्य प्रस्ताव को इस दिन पारित कर दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को सभा में भाषण के दौरान रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 सही है, बाकी आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। कैसे कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं बल्कि यह रूस से लिया गया है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, बाकी ऑप्शन तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसकी शक्ति जो है वह मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 40 का 2 नंबर हो जाएगा, मूल क्षेत्राधिकार। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन यह बहुविखंडन के माध्यम से होता है। 51 का 2 नंबर हो जाएगा, बहुविखंडन। रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रेखित पेशियों के संबंध में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि इसमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं, यानी स्पष्ट हल्के और गहरे पट
पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न 53 नंबर की गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है? तो गोलीय दर्पण के संबंध में मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है और ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। 54 नंबर प्रश्न में कहा गया कि ध्वनि तरंग किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो जो ध्वनि तरंग है वह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। 54 का 4 नंबर हो जाएगा निर्वात। खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिसे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया है और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया। तो किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो है वह खून को थक्का जमाने में मदद करता है। 55 का 4 नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर कि भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कौन सा कथन सही है। ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते। बिल्कुल गलत है, यह भाग ले सकता है। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इसमें से केवल ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। अगला प्रश्न है कि 1990-91 में भारत को अत्यधिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संकट था? तो उस समय विदेशी ऋण का भुगतान क्षमता से अधिक होना ये सबसे प्रमुख संकट था। 63 का 1 नंबर सही है। यूएनडीपी के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व के द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें से केवल एक सही है क्योंकि परिवार स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन। 64 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। 65 का 2 नंबर सही है। चलिए देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर इसमें ठीक कर लीजिएगा कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य नहीं है, यानी ये नहीं को काट दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा कितने कथन सत्य हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर के भीतरी छत पर बने चित्र विजयनगर वंश के इतिहास की घटना को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। ये चित्र रामायण तथा महाभारत के प्रसंगों को भी दर्शाता है। इसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों का भी चित्रण किया गया है। तो इसमें से सभी तीनों कथन सही है। निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा युग्म गलत है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट, और यह किसके काल में आया? तो यह वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के कार्यकाल में आया। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट यह लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में आया था। कर्जन नहीं बल्कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में 1878 में लागू किया गया था। और इस एक्ट को खत्म किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में इसे समाप्त कर दिया गया था। इल्बर्ट बिल यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 का मिलान गलत था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया और दूसरी तरफ पेशा दिया गया और किसका मिलान सही नहीं है? यूसुफ मेहर अली यह एक शायर नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ थे, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। S.A. बरेलवी पत्रकार थे। मोहम्मद हबीब इतिहासकार थे और सरदार जाफरी यह एक शायर थे। पंडित रमाबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संस्कृत के विद्वान थी। उन्होंने महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किया था। इसमें से कौन सही है? तो दोनों कथन सही है कि यह एक यानी पंडित रमाबाई संस्कृत की विद्वान थी और साथ ही इनके द्वारा पूना में एक विधवा गृह के स्थापना भी किया गया था। कोहरा और बादल किस प्रकार के कोलाइड के उदाहरण है? तो कोहरा और बादल जो है यह एक प्रकार का एरोसोल द्रव का गैस में प्रशिक्षण का एक उदाहरण है। 87 का 1 नंबर हो जाएगा। फोम जो है यह साबुन के झाग का उदाहरण है। इमल्सन दूध का एग्जाम्पल हो जाएगा। सॉल का एग्जाम्पल हो जाएगा पेंट।
पेंट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। इसमें कहा गया कि किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होगा? तो कुंडली की गति के दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अगर लंबवत होगा तो प्रेरित धारा का मान मैक्सिमम होता है। प्रायः चर्चा में रहने वाले पुनर्योगज प्रोटीन क्या है? तो ये जो है यह एक प्रकार का आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा कोशिकाओं में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य कमी क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो मुख्य कमी था वह था कि अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया, कोबाल्ट और निकेल का स्थान भी गलत रखा गया था और साथ ही हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया था। तो उपयुक्त में से सभी। खगोलीय पिंडों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो खगोलीय पिंडों के संबंध में केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है वह गलत है। बाकी अंतरिक्ष में सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को देखा जाता है। अगर आप लोग रात में देखेंगे तो सप्तऋषि तारा आप सभी लोग आसानी से देख सकते हैं, उसी के हिसाब से ध्रुव तारे की स्थिति का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी 2 गलत है। निम्नलिखित में कौन किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित व नियंत्रित करने वाले कारक है? तो अक्षांश, उच्चावच, महासागरीय धाराएं, स्थल एवं जल की विषमता, ये सभी कारक हैं जो कि किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं। 92 का ऑल ऑफ दी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल 1, 2 और 4 सही है कि मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल सही है, और मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। भारत के समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकती है। इसमें केवल 1, 2 और 4 सही है। आयु लिंग पिरामिड से संबंधित जनसंख्या वाले देशों के युग्म में कितने युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से सभी तीनों युग्म सुमेलित है। विस्तारित होती जनसंख्या की पिरामिड नाइजीरिया में है, स्थिर जनसंख्या का पिरामिड ऑस्ट्रेलिया में है, हास्यमान जनसंख्या का पिरामिड जापान में है। चलिए 95 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाट या फिर बेसिन क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो महानदी हो जाएगा। महानदी जो है वह बेसिन के दृष्टि से, यानी बेसिन के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि के साथ साथ कौन से प्रमुख परिणाम होते हैं? तो 96 का ऑप्शन नंबर 4 है जो ऊपर दिया गया। यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन इसमें सही है, ऑल ऑफ दीज। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति, समुद्र जल के वाष्प में अनियमितता और पलवन की मात्रा में कम, ये सभी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ये सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक जो था पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त है, अज्ञात है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आपका टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया है और नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? या फिर कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 98 का 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनुच्छेद 330। अगर वही बात करें कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के आरक्षण के व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 331 में किया गया है। अगर वही बात करें कि विधानसभा में, तो विधानसभा में SC ST या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रस्ताव या उल्लेख अनुच्छेद 332 में किया गया है। और वहीं विधानसभा के आंग्ल भारतीय के आरक्षण का प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 333 में किया गया है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा काका साहेब कालेकर।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अगर बात करें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, तो 1993 में किया गया था। चलिए देखिए 112 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि टोन क्या है, तो टोन एकल आवृत्ति की ध्वनि है, बिल्कुल सही है। स्वर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि होता है। ध्वनि की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा होती है, उसे ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 113 में कहा गया कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है कि विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को मिलाने पर उसके रासायनिक पदार्थ शीघ्र ही खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है। 114 देखिएगा, इन दोनों कथनों पर विचार करना है कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग उच्चतम होता है, बिल्कुल सही है। निर्वात में प्रकाश का वेग उच्चतम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें से दोनों कथन सही है। ग्रह तथा तारों का मुख्य अंतर क्या होता है? ग्रह और तारों का मुख्य अंतर यह है कि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं है, जबकि तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तारा टिमटिमाता है जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाता है। तो इसमें से केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। चलिए देखिए 121 नंबर प्रश्न, मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? तो जो मक्का होता है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। 21 का 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो ग्लोब के बारे में सही कौन हो जाएगा? तो इसमें से ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में होता है और यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी। नौ शाह सांग चरित के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा पद्म गुप्त, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो नाइजीरिया की मुद्रा नैरो हो जाएगा। सोमाली की मुद्रा सिलिंग, मोरक्को की मुद्रा दिरहम और एंजोला की मुद्रा हो जाएगा क्वांजा। इसमें से चारों ऑप्शन आमने सामने ही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। अभिनव भारत सोसाइटी तो देख लेते हैं। यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था, बिल्कुल सही है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, बिल्कुल गलत है। मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। तो इसमें से केवल ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाइयों के द्वारा 1899 ईस्वी में एक मित्र मेला नामक क्रांतिकारी गुप्त संस्था की स्थापना किया गया था। उसी का 1904 में नाम बदल करके अभिनव भारत रखा गया। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी हो जाएगा जांघ की हड्डी। 36 का 3 नंबर है, जांघ की हड्डी। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्ष में घूमता है? तो अब केंद्रीय बल की वजह से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। 37 का 1 नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण उनके किस आवर्त के फलन होता है? तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। 39 का 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनरेटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1 और 2 सही है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर आप प्रेरित धारा में वृद्धि किया जा सकता है। कुंडली की चाल को बढ़ाकर प्रेरित धारा में भी वृद्धि किया जा सकता है। दोनों कथन सही है। चलिए अब देखते हैं कुछ करंट अफेयर के प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2025 में राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। 46 का 1 नंबर है। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया हो जाएगा। 47 का 1 नंबर। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर हो जाएगा मोरवीर। 48 का 2 नंबर है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न का संबंध किससे है या फिर किससे सम्मानित किया गया है?
विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। इस पुरस्कार से जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। 49 का 2 नंबर है। इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी? तो 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाने की बात कही गई है। 150 का 2 नंबर सही है। मनरेगा का नाम चेंज करके विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया, यानी जी राम जी कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।